गुड मॉर्निंग स्कूल। तो कल हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने समझा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके के होते हैं और उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने ये भी समझा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हमें प्रिपेयर करना है या उसको फॉर्मुलेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ मेटल आयन, कुछ लीगेंड की आवश्यकताएं होती हैं। लीगेंड वो मॉलिक्यूल या वो स्पीसीज है जो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी वहां पर एक उप सह संयोजक बंध द्वारा सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी की जाती है। कल हमने यह भी पढ़ा कि किसी भी लीगेंड को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और उसमें हमने कल पढ़ा था नेगेटिव लीगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल लीगेंड भी हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीगेंड के और प्रकार कि लीगेंड को हम किस तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डेंसिटी या उसको हम बोलते हैं उसकी दंतुता। डेंसिटी का मतलब डेंसिटी का मतलब हुआ कि किसी लीगेंड के पास कितनी ऐसी डोनर साइट हैं जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, यानी लीगेंड दंतुता के आधार पर। तो अगर हम यहां पर लीगेंड की बात करें तो जो लीगेंड है इसको हम उसकी डेंसिटी यानी जिसको हिंदी में दंतुता कहा जाता है उसके आधार पर कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बात करूं क्लोराइड आयन की, तो यहां पर सिर्फ एक ही एक्टिव डोनेशन साइट है जिसके द्वारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ऑक्सलेट आयन की, तो इस ऑक्सलेट आयन में अगर हम देखें तो ऑक्सलेट आयन में ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकता है और दूसरे वाले ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो सकता है। तो ऑक्सलेट के पास यहां पर दो एक्टिव डोनेशन साइट हैं, इसलिए ऑक्सलेट को हम बाइडेंटेट लीगेंड कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इथाइलिन डाइअमीन की, CH2 NH2, यह है इथाइलिन डाइअमीन। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि दो नाइट्रोजन परमाणु हैं और ये दो नाइट्रोजन परमाणु के पास में दो एक्टिव डोनेशन साइट है, इसलिए इथाइलिन डाइअमीन को बाइडेंटेट लीगेंड माना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहां पर जो अलग अलग तरीके के लीगेंड हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से ऐसे लीगेंड हैं जिनको हम मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट मान सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर मोनोडेंटेट लीगेंड की, तो मोनोडेंटेट लीगेंड वो हुए जिनका के पास में एक ही डेंसिटी है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन साइट है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं X-, जिसको हैलाइड कहा जाता है, Cn-, जिसको साइनाइड कहेंगे, इसके अलावा NO2-, जिसको नाइट्राइट कहा जाएगा,
NH3 अमोनिया, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट। देखिए यहां पर हम इनके जो आयन के नाम है वो लिख रहे हैं, लेकिन अगर कभी यहाँ पर ये एज अ लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो इनके नाम अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे अगर कोई हेलाइड है तो इसको मैं आइडो या ओ की फॉर्म में लिखूंगा। अगर कहीं पे साइनाइड है तो इसको हम साइनो लिखते हैं। अगर कहीं पे नाइट्राइट है तो इसको हम नाइट्राइटो लिखते हैं। अमोनिया के लिए अमीन यूज होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्सो, नाइट्रेट के लिए एटो आ जाएगा तो ये नाइट्रेटो होता है। इसी प्रकार H2O जिसको वाटर या एक्वा कहेंगे तो यह भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। CO कार्बोनिल एक मोनोडेंटेट यानी एक दंतीय लिगेंड होता है। इसी प्रकार से NO नाइट्रोसिल भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। O2 माइनस ऑक्साइड है, ऑक्सो कहूंगा। इसी प्रकार से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जिसको हम C6H5 3P लिख सकते हैं, यह भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पर पिरिडीन की, तो पिरिडीन के पास भी एक ही डोनर साइट है, इसलिए पिरिडीन को भी मोनोडेंटेट लिगेंड माना जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए यहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड के। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे लिगेंड के एग्जाम्पल जहां पर मॉलिक्यूल में दो डोनेशन साइट होती हैं, जिनको बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में बाइडेंटेट लिगेंड। या हिंदी में इसे हम द्विदंतुक लिगेंड भी कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड कौन होंगे? इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, यानी यहां पर हमारे पास दो डोनेशन साइट है जो जिसके द्वारा यह लिगेंड धातु आयन के साथ दो स्थितियों पर जुड़ सकता है। एग्जाम्पल है हमारे पास में इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन जिसको EN से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सलेट आयन जिसको OX लिखा जाएगा। तो यह ऑक्सलेट आयन भी बाइडेंटेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर एग्जाम्पल इसको कहा जाता है डाइमिथाइल
ग्लाइऑक्सीन आयन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DMG लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिरिडीन, तो अगर मेरे पास यहां पर पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल आते हैं तो ये 2 नाइट्रोजन से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो इसको हम 2' डाइपिरिड कहेंगे, जिसको हम DIPY लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइसिन आयन CH2 NH2 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इस नाइट्रोजन से और इस वाले ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, जिसको GLY से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार से कार्बोनेट आयन तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा हम यहां पर लिख सकते हैं एसिटाइल एसीटेटो, ACAC। तो यह भी एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये 2 ऑक्सीजन एटम से यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर सकता है। यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं सल्फेट आयन की, तो जो सल्फेट आयन है इसके पास भी 2 एक्टिव डोनेशन साइट हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 एक्टिव साइट की जगह सिर्फ एक ही साइट को यूज कर सकता है। तो उस केस में इसको हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से अधिक डोनेशन साइट है, पर वो एक समय में किसी एक ही डोनेशन साइट का उपयोग करते हैं। तो इन लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो ये हमने देखा यहां पर बाइडेंटेट लिगेंड के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड के। ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि यहां पर हमारे पास में 3 डोनेशन एटम है, यानी 3 दाता परमाणु हैं। 3 डोनर एटम की हम यहां पे बात करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास में नंबर 1 डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पर जो 3 नाइट्रोजन एटम हैं, 1, 2 और 3, यह तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए यह ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल माना जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास में टर्पेरिडीन, इट इज 2, 2', 2 डबल प्राइम टर्पेरिडीन। तो ये हमारे पास एक पेरिडीन हुआ, इससे हमने दूसरे पेरिडीन को जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर तीसरा पेरिडीन भी लगा हुआ है, तो इनको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट इस तरह के लिगेंड भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन की, तो यह एक टेट्राडेंटेट लिगेंड है, यानी इसके पास यहाँ पर 4 दाता परमाणु उपस्थित होंगे। एक, 2, 3 और एक 4। तो ये एक टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल होगा। तो ये हुआ हमारे पास में टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन की, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है, जिसको हम EDTA3- लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। और अगर हम यहाँ पर इसके डोनेशन साइट की बात करें तो एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3, 4 और एक ये नाइट्रोजन, तो टोटल यहाँ पर 5 डोनेशन साइट है। तो इसको मैं पेंटाडेंटेट लिगेंड मानता हूं। तो हमने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं जो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। हेक्साडेंटेट, जिसका एग्जाम्पल है EDTA4-। तो इस बार भी नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन में कितने डोनर साइट होंगे और यह किस प्रकार का लिगेंड होता है। तो अगर हम यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट की बात करें, का नाम होगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार से इधर CH2COO- और इधर CH2COO-। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ डेंसिटी को देखें तो हमारे पास एक नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन 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 और यहां पर एक नाइट्रोजन होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल यहां पर 6 डोनेशन साइट हैं और इन 6 डोनेशन साइट से EDTA इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो नीट 2021 में क्वेश्चन था कि EDTA के पास EDTA कौन से टाइप का लीगेंड है, तो हम कहेंगे ये एक हेक्साडेंटेट लीगेंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन डोनर साइट हैं और यहां पर 4 ऑक्सीजन डोनर साइट होती हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीके से दंतुता के आधार पर हमने लीगेंड्स को समझ लिया है कि कोई भी लीगेंड के पास में कितने दाता एटम हैं, कितने दाता परमाणु हैं, उसके आधार पर ही दंतुता या डेंटिसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन हमारे पास में आएगा उसको हम उसी प्रकार से यहां पर ट्रीट करेंगे। ये तो हुआ डेंटिसिटी के आधार पर। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास यहां पर इथाइलिन डाइअमीन है, EN। इथाइलिन डाइअमीन में अब समझिए, अगर मैं यहां पर इथाइलिन डाइअमीन के 2 मॉलिक्यूल को कंसिडर करूं, तो ये इथाइलिन डाइअमीन, अगर बीच में हमारे पास में एक मेटल है प्लैटिनम, इसके साथ में इस तरीके का एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह के लीगेंड जो किसी मेटल के साथ में मिलकर एक रिंग स्ट्रक्चर यानी एक वलय का निर्माण करते हैं, ऐसे लीगेंड्स को चिलेटिंग लीगेंड कहा जाता है। तो एक अगली कैटेगरी हमारे पास है लीगेंड की, जिसको हम कहेंगे चिलेटिंग लीगेंड। तो चिलेटिंग लीगेंड कौन से हुए, जहां पर हमें एक रिंग स्ट्रक्चर या अगर हम हिंदी में कहें तो एक वलय संरचना प्राप्त होती है लीगेंड और मेटल की वजह से, ऐसे लीगेंड्स को हम चिलेटिंग लीगेंड कहते हैं। एक और चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर चिलेट फॉर्मेशन है तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जो रिंग स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चिलेट। ये कहा जाएगा चिलेट। तो अगर कहीं पे चिलेट फॉर्मेशन हुई तो चिलेट फॉर्मेशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो स्थायित्व है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर चिलेट फॉर्मेशन हुई तो वो चिलेट फॉर्मेशन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी, लेकिन कब तक, जब तक वो 6 मेंबर की रिंग बनती है। अगर रिंग 6 मेंबर से ज्यादा की बनेगी तो उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और अगर हम इस चिलेट इफेक्ट की बात करें, एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है, दिस चिलेट इफेक्ट इज एक्चुअली एंट्रोपी इफेक्ट। यह एक एंट्रोपी का इफेक्ट होता है। ऑल्दो यहां पर एंथैल्पी भी अपना प्रभाव दिखाएगी, लेकिन जब कहीं पे चिलेट बनेगा तो चिलेट बनने की वजह से जो रैंडमनेस है यानी जो अव्यवस्था है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर रैंडमनेस, जिसको अव्यवस्था कहा जाएगा, वह बढ़ेगी। और क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है यानी उसका मान पॉजिटिव होगा
और पॉजिटिव होने पर वह स्थायित्व को अचीव करता है। अगर हम यहां पर बात करें लिगेंड की, तो अगर हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड में कुछ बड़े समूह हैं, यानी कुछ स्टेरिक फैक्टर है, तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब जिसको हम त्रिविमीय प्रभाव कहते हैं, तो त्रिविमीय प्रभाव के कारण बड़े समूह युक्त चिलेट लिगेंड छोटे लिगेंड की अपेक्षा अस्थायी वलय बनाते हैं, जिसे त्रिविमीय प्रभाव या स्टेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो डेंसिटी के अलावा एक और यहां पर मुझे क्लासिफिकेशन मिला, वो है चिलेट यानी वलय संरचना वाला। इसके अलावा भी हम लिगेंड को कई और तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर, जिनको हम कहेंगे एम्बी डेंटेट लिगेंड। एम्बी डेंटेट का मतलब हुआ उभय दंती लिगेंड। देखिए, कहीं भी अगर एम्बी वर्ड या एम्फी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है बोथ। बोथ मतलब दोनों। जैसे अगर हम बात करें उभयचर की, उभयचर कौन होंगे? एम्फीबियन, जो जमीन पर और जल में दोनों जगह पे रह सकते हैं। अगर हम बात करें एम्फीप्रोटिक की, तो एम्फीप्रोटिक क्या होगा? एक उभयधर्मी ऑक्साइड होगा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है और दोनों के साथ कंपाउंड का निर्माण करता है। तो यहां भी अगर हम उभयदंती लिगेंड की बात करें, तो उभयदंती लिगेंड वो होते हैं जो डिफरेंट एटम से जुड़े होंगे, दो अलग अलग। ठीक है, तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर लिगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो यानी लिगेंड एक ही होगा, लेकिन वो लिगेंड दो अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें NO2- की, तो NO2- में दो अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं। एक, ये किसी मेटल से नाइट्रोजन एटम के थ्रू जुड़ जाए, और दूसरी संरचना हो सकती है कि यह किसी मेटल एटम से ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ जाए। तो इसको हम नाइट्राइटो O लिखेंगे और इसको हम नाइट्राइटो N लिखेंगे। तो यहां पर N और O यह प्रदर्शित करेगा कि जो 2- लिगेंड है उसमें मेटल एटम के साथ जुड़ने वाला परमाणु कौन सा है। अगर N है इसका मतलब वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और अगर O है इसका मतलब वो ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा इस मेटल एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे NO2- है, दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जो एम्बीडेंटेट में मिल सकते हैं, वो है हमारे पास में CN- एंड NC-, साइनाइड एंड
आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से हमारे पास है HCN, जिसको हम थायोसाइनेटो कहेंगे। थायोसाइनेटो यानी जो मेटल है वो सल्फर के थ्रू जुड़ा हुआ है। और दूसरा हमारे पास हो सकता है NCS, जिसमें मेटल नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो इसको हम आइसोथायोसाइनेटो कहेंगे। तो ये हमने यहां पर उभयदंती एम्बिडेंटेड लिगेंड को समझा कि एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड हैं जो भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक समय में एक ही एटम से जुड़ा जा सकता है। अगर कहीं पे अनुनाद होता है, यानी अगर कहीं पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए, तो रेजोनेंस की वजह से भी यहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड बनते हैं। जैसे अगर हम यहां पर फिनॉक्साइड आयन की बात करें, तो ये हमारे पास यहां पर फिनॉक्साइड आयन है जो फिनॉल से बना है। तो इस फिनॉक्साइड आयन में यहां पर रेजोनेंस हो सकती है, यानी अनुनाद हो सकता है। और जब इसमें अनुनाद होगा तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे रिंग में इस तरीके से घूम रही है। तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ऑर्थो और पैरा यह भी एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो यहां तक हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा कि अगर हम लिगेंड की बात करें तो डेंटिसिटी के आधार पर जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट हो सकता है, यानी जिसके पास एक ही दंतुता है, एक ही दाता परमाणु है। वो बाइडेंटेट हो सकते हैं, जिसमें इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्सलेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, इसके अलावा डाइपिरिडिल, ग्लाइसिनेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, इस तरह के लिगेंड हो सकते हैं। और अगर कभी बाइडेंटेट या उसके ऊपर डेंटिसिटी है और लिगेंड किसी एक ही एक्टिव साइट से जुड़ा होगा, तो उस तरह के लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है, जैसे हम सल्फेट का एग्जांपल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी लिगेंड में 3 दाता परमाणु होंगे तो उसे हम ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे, जिसके एग्जांपल डाई इथाइलिन ट्राइअमीन और टरपिरिडीन हो सकते हैं। कुछ लिगेंड के पास में 4 डोनेशन साइट हो सकती हैं, जैसे ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन है, या कुछ के पास में 5 भी हो सकती हैं, जिसका एग्जांपल इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेट आयन है। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट होता है, 2 नाइट्रोजन डोनर साइट हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट हैं। चार्ज इसके ऊपर 4- होता है। अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। डेंटिसिटी के अलावा अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ मिलके किसी वलय की संरचना बनाता है, तो ऐसे लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। अगर कहीं चिलेट बनते हैं तो इन चिलेट में अगर हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अव्यवस्था या रेंडमनेस एंट्रोपी इफेक्ट यहां पर ऑपरेट होता है। अगर हमारे पास लिगेंड के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं या बड़ी संरचनाएं हैं, तो त्रिविमीय प्रभाव के द्वारा वह इसकी स्टेबिलिटी को भी परिवर्तित कर सकते हैं।
चिलेटिंग लिगेंड के अलावा कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम हो सकते हैं। इस तरह के लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड या उभयदंती लिगेंड कहते हैं। बट ध्यान रखिएगा, उभयदंती लिगेंड में एक समय पर कोई एक ही डोनेशन साइट एक्टिव होती है। एग्जाम्पल NO2, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। इसके अलावा फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद यानी रेजोनेंस के द्वारा भी एम्बीडेंटिसिटी जनरेट होती है, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वह एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये हमने यहाँ पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा अलग अलग तरीके से। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, जिसको हिंदी में समन्वय बहुफलक कहा जाता है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की बात करें तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है? अगर हम किसी सेंट्रल मेटल एटम की बात करें, यानी एक केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट, जिसको दिक् स्थान व्यवस्था कहा जाता है, को समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहेंगे। कहते हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट के आधार पर किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कितने लिगेंड स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू जुड़े होंगे, वो उसके कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहां पर कोई एक मेटल एटम या आयन है M, इससे हम लिगेंड को इस तरीके से जोड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर 6 लिगेंड हैं, जो इस प्रकार से एक ऑक्टाहेड्रल शेप में इनसे जुड़े हुए हैं। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है जिसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर अबव और बिलो द प्लेन लिगेंड अरेंज हैं। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या अष्टफलकीय संरचना कहेंगे। तो इस चीज में हमें यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु या आयन से 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो वह ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसी प्रकार से
अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि हमारे पास किसी धातु से आयन से जुड़ने वाले 4 लिगेंड हो सकते हैं। तो ये जो 4 लिगेंड हैं जो किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े हुए हैं, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यानी एक चतुष्फलकीय संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन हमें यहां पर ध्यान रखना है, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें एक और अरेंजमेंट भी मिल सकता है जिसमें 4 लिगेंड स्क्वायर के 4 कोनों पर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो संरचना होती है उसे हम स्क्वायर प्लेनर संरचना या वर्ग समतलीय संरचना कहते हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हम ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हम लीनियर यानी रेखीय ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब कि हमारे पास मेटल से जुड़ने वाले 5 लिगेंड हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक तो हम, ठीक है, ये डैश और वेज प्रोजेक्शन है, इनको कहा जाता है। इस तरीके से 5 लिगेंड को जोड़ सकते हैं जो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का निर्माण करता है। और एक हम यहां पर स्क्वायर पिरामिडल भी बना सकते हैं। ये किस तरह की ज्योमेट्री भी 5 मेंबर में हो सकती है, जिसको हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहां पर हमने समझा कि अगर कोई मोनोडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ में ही वर्कआउट करेगा। तो अगर कहीं पे कोई मोनोडेंटेट लिगेंड लगा है तो लिगेंड की संख्या के आधार पर हम उसमें स्पेशल अरेंजमेंट बता सकते हैं। जैसे अगर 6 लिगेंड कहीं पे लगे हुए हैं जो मोनोडेंटेट हैं, तो यहां पर जो अरेंजमेंट होगा वो मेरे पास अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा। इसी प्रकार से अगर कहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी मैं लिख सकता हूं ML4, जहां पर L एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहां पर 2 तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट हमें मिल सकता है, या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय अरेंजमेंट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 प्रकार का स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है, जिसमें पहला प्रकार ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है और दूसरा प्रकार स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सब पढ़ ली हैं। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाली जाती है। तो हमें यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं NiCO4। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास में K3FeC2O4 3। तीसरा है CuNH3 4 2।
2+। अब हमें यहां पर इनके केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी कितनी हो सकती है। तो अगर हम यहां पर बात करें, या एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4, लेट्स से PT, या यहां पर प्लैटिनम की जगह पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं लेट्स से कोबाल्ट के साथ में, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो अगर हमें यहां पर हमें बताना है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो चीजें हमें यहां पर बतानी है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस वाले संकुल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, और अगर CO की बात की जाए तो CO एक उदासीन लिगेंड है, यानी ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो अगर हम यहां पर निकेल के लिए ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर बात करें C2O4 में, तो ध्यान दीजिएगा C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहां पर 6, क्योंकि 2 है तो इसलिए 2 3 6। अब अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो पोटेशियम की वजह से आएगा +3, आयरन को मान लेते हैं X, और एक्सोलेट पे होता है -2 चार्ज, तो 2 3 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर X का मान आएगा +3, यानी इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन +3 स्टेट में प्रेजेंट है। तीसरे वाले की बात करें, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दिख रहा है 4, और अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा X + 0 इज इक्वल टू +2, तो X का मान आएगा यहां पर +2। इसका मतलब कॉपर NH3 2+ में कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। अब अगर हम बात करें कोबाल्ट EDTA की, तो हमें ध्यान रखना है कि EDTA कैसा लिगेंड होता है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्योंकि ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसलिए यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। अब अगर हम यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा X+। अब ध्यान दीजिएगा EDTA पे -4 चार्ज होता है, इज इक्वल टू +1। तो यहां पर अगर मैं X की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा +5। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, किस टाइप का लिगेंड है, न्यूट्रल है, बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसके अनुसार और कितना चार्ज वो कैरी कर रहा है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो मैं यहाँ पर इनके स्पेशल अरेंजमेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं। जैसे अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, वो हम CO के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, जो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, या शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं EAN। देखिए, अगर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें, सो दिस इफेक्टिव नंबर, एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय सिडविक, और यहां पर इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा हम जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। स्टेबिलिटी कब बताई जाएगी? अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का जो स्थायित्व होगा वो अधिक होगा। अब अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, तो नोबल गैस है हमारे पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। These are the noble gases, जिसको हम अक्रिय गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन 36 है, ये हमारे पास 54 है और ये हमारे पास 86 है। यानी अगर EAN की वैल्यू इनमें से किसी के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायित्व होगा, और यहां पर जो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे निकाला जाता है वो हम समझते हैं। तो EAN हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड। तो किसी मेटल आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से गेन किए हैं, यानी लिगेंड से उसने ग्रहण किए हैं, उसका जो सम होगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब किसी भी मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक नंबर यानी Z, देखिए ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा इसका मतलब वो क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से मेरे पास में मेटल आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। प्लस एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और कितने लिगेंड होंगे उसको मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाल सकता हूं। तो फॉर्मूला मेरे पास हुआ EAN का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से हम EAN की वैल्यू को निकालेंगे, और EAN की वैल्यू अगर नोबल गैस की वैल्यू के बराबर आ जाएगी एटॉमिक नंबर के, तो उसको हम स्थायित्व माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं।
जैसे हमें कहा गया CO NH3 6Cl3। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये है 6। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इस केस में कोबाल्ट +3 स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, हम निकाल के देख सकते हैं। इसको x मान लीजिए, ये 0 है और वो -3 है। तो यहां पर अगर EAN निकाला जाएगा तो EAN होगा एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब ये जो 36 है ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो यह वाला जो संकुल बनेगा यह एक स्थायी संकुल माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से K4FeCN6। आयरन की अगर बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहां पे दिख रहा है 6, और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन यहां पे आएगा +2 स्टेट में। अब अगर हम यहां पर EN निकालेंगे तो EN आ जाएगा 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36 यानी क्रिप्टॉन। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि ये जो संकुल बनने वाला है यह एक स्थायी संकुल बनेगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास है NiCO4। निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा 0। तो EAN निकालने पे हमें आएगा 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36, जो फिर से क्रिप्टॉन के बराबर है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, K3FeCN6। तो आयरन का एटॉमिक नंबर हुआ 26, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट हुई यहां पर +3। तो यहां पर अगर EN निकालेंगे तो EN की वैल्यू आएगी 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपके पास में 35 विच इज नॉट इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, किसी भी संकुल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा और यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी समझा। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगली क्लास में हम इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।